लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर क्या होगी? एक सबसे बड़ा इंटरनेशनल टेरर एविडेंस पाकिस्तान का। अगर इसको देखने के बाद भी आंखें बंद कर ली जाएं तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। सबसे पहले बात जैश-ए-मोहम्मद के टॉप मोस्ट आतंकी मसूद अजहर की। भारत में कई हमलों का मास्टरमाइंड मसूद अजहर को ऑपरेशन सिंदूर के डरावने सपने आ रहे हैं। ग्लोबल टेररिस्ट मसूद अजहर भारतीय सेना के रौद्र रूप को याद करके कांप रहा है। मसूद अजहर को आज भी भारत की ब्रह्मास्त्र यानी ब्रह्मोस मिसाइल का खौफ सता रहा है। अब मसूद अजहर को लेकर वो जानकारी जिसकी वजह से भारत को लेकर उसका खौफ सार्वजनिक हो चुका है। जैश के एक टॉप कमांडर ने कबूला है कि ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर का पूरा परिवार टुकड़े टुकड़े हो गया। तभी से मसूद अजहर का रेजा रेजा वाला ये रोना धोना आज तक जारी है। इस खबर को थोड़ा विस्तार देते हैं और जल्दी से मसूद अजहर के मन में बैठी भारतीय सेना के डर वाली ये फाइल खोलते हैं। इस चेहरे को अब जरा ध्यान से देखिए, उधर देखिए। नाम मसूद इलियास कश्मीरी, आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का टॉप कमांडर। 10 फरवरी 2018 को जम्मू कश्मीर के सुजवा आर्मी कैंप में हमले का मास्टरमाइंड इसी आतंकवादी ने पाकिस्तान में सजाए गए एक टेरर मंच पर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बड़ा सच कबूल किया है। पहली बार जैश के एक टॉप आतंकवादी ने ऑपरेशन सिंदूर में मसूद के परिवार की तबाही कबूली। इस आतंकी ने सरेआम मान लिया कि 7 मई को बहावलपुर में भारतीय वायुसेना की सटीक स्ट्राइक ने मसूद अजहर के परिवार को निशाना बनाया था। भारतीय सेना की उस स्ट्राइक में मसूद अजहर का परिवार टुकड़े टुकड़े हो गया था। इस आतंकी का यह कबूलनामा अब दिल्ली तक वायरल है। देखिए आतंकी मसूद इलियास कश्मीरी का यह कबूलनामा। फिर आपको बताएंगे कि इस आतंकी ने कि लेटेस्ट वीडियो ने FATF में पाकिस्तान के खिलाफ हंटर चलाने के लिए भारत को कितना बड़ा हथियार दे दिया है। साथ में बहावलपुर अटैक की फ्लैशबैक स्टोरी। देखिए कई बहुत बड़े इंटेल एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि मसूद अजहर का ना तो वीडियो आता है ना ऑडियो आता है। वीडियो तो फिर भी AI से बनाया जा सकता है, ऑडियो तो फिर भी AI से बनाया जा सकता है, लेकिन वीडियो तो बिल्कुल नहीं बाहर आ रहा है। मसूद अजहर जिंदा भी है या नहीं, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। आतंकी इलियास कश्मीरी के कबूलनामे वाले इस लेटेस्ट वीडियो के वायरल होने के बाद पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सूत्रों से ऐसी खबरें हैं कि भारत अब मसूद इलियास के इस कबूलनामे को इंटरनेशनल फोरम पर उठा सकता है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का पर्दाफाश करने के लिए एक और इंटरनेशनल सबूत भारत के हाथ लग चुका है। भारत इस वीडियो को FATF के सामने पेश कर सकता है। यह वीडियो सबूत FATF में पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने का बड़ा आधार बन सकता है, क्योंकि यह वीडियो साबित करता है कि पाकिस्तान एक तरफ दुनिया को गुमराह करता है, दूसरी ओर अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता है। इस वीडियो से यह भी साफ होता है कि न सिर्फ मसूद और हाफिज जैसे आतंकियों को पाकिस्तान का संरक्षण प्राप्त है, बल्कि वहां बहावलपुर और मुरीदके में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर के टेरर कैंप भी खुलेआम चलाए जाते रहे। वैसे आपको बता दें कि भारतीय खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि मसूद अजहर के परिवार के मारे जाने के बाद से जैश-ए-मोहम्मद कैंप में खलबली। अब बहावलपुर में भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक वाली फ्लैशबैक स्टोरी देखते हैं। देखिए जरा, हमारे लिए तो फ्लैशबैक है, लेकिन पाकिस्तान के लिए अब नाइटमेयर है। 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने निर्दोष पर्यटकों को धर्म पूछकर मार दिया, गोलियां बरसाई। इस हमले के जवाब में 7 मई को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में चल रहे 9 आतंकी ठिकानों को ही एक रात में टारगेट किया। इन्हीं 9 आतंकी ठिकानों में से एक था जैश-ए-मोहम्मद का बहावलपुर में चल रहा टेरर हेडक्वार्टर। बहावलपुर में स्थित मसूद का मरकज सुभान अल्लाह कैंप, जहां ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक के बाद सुबह भारी तबाही का मंजर दिखा था। हमले के पहले जहां सुभान अल्लाह कैंप पाकिस्तान की फौज और ISI की पनाह गाह में खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा था, वहीं भारत के अटैक के बाद यहां हर ओर बर्बादी का आलम था। पाकिस्तान की मीडिया ने उस समय रिपोर्ट किया था कि भारत ने यहां बैक टू बैक 4 मिसाइलें लॉन्च की थी। तब ये खबरें भी आई थी कि हमले के समय बहावलपुर के सुभान अल्लाह कैंप में मौजूद मसूद का पूरा परिवार मारा गया। अब इसकी पुष्टि खुद मसूद के करीबी आतंकी इलियास कश्मीरी ने की।
वैसे आपको बता दें कि बहावलपुर में सुभान अल्लाह कैंप आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का गढ़ है। सुभान अल्लाह कैंप 18 एकड़ में फैला है। इसे उस्मान ओल अली कैंपस के नाम से भी जानते हैं। ये हेडक्वार्टर जैश ए मोहम्मद के लिए आतंकियों की भर्ती करने, टेरर फंडिंग के अड्डे के रूप में और भारत में बड़े हमलों की साजिश के लिए कुख्यात रहा है। ऐसा कहा जाता रहा है कि भारत ने जब यहां पर अटैक किया तब मसूद के परिवार के 600 से अधिक आतंकी भी मौजूद थे, जो यहां कई दिनों से टेरर की ट्रेनिंग ले रहे थे। अब इनमें से कई आतंकवादियों के मारे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। उस समय मसूद अजहर का एक लिखित बयान भी खूब वायरल हुआ, जिसमें उसने परिवार के कई सदस्यों के मारे जाने पर मातम मनाने वाली बातें लिखी थी। मातम असीम मुनीर की आर्मी में भी है, क्योंकि बीएलए के घातक हमलों में हर दिन पाकिस्तानी सेना के जवान मारे जा रहे हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी के सबसे ताजा हमले में पाकिस्तानी सेना के मेजर समेत 4 सैनिक मारे गए। बीएलए ने पाकिस्तानी आर्मी के मेजर काकर के काफिले को निशाना बनाते हुए एक आईडी ब्लास्ट किया। इस हमले के बाद बीएलए ने यह चेतावनी भी दी है कि इस तरह के अटैक लगातार होते रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह हमला बलूचिस्तान के मांडलो जिले में किया गया। वहां एक सैन्य काफिले को टारगेट कर आईडी ब्लास्ट किया गया। इस हमले में मरने वालों की पहचान पाकिस्तानी आर्मी के कैप्टन वकार काकर, नायक जुनैद, नायक इस्मत, लांस नायक खान मोहम्मद और सिपाही जहूर के रूप में हुई है। विस्फोट के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। खबर है कि अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान के अंदर हालात और भी बिगड़ सकते हैं, क्योंकि बीएलए झुकने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना ने बीएलए पर कंट्रोल करने के लिए पूरी शक्ति लगा दी। बलूचिस्तान ही नहीं, देखिए अब आप क्या होता है, पाकिस्तान के हालात कितने खराब हैं। सिर्फ एक जगह नहीं, हर जगह से पाकिस्तान के लिए मुसीबत है। बलूचिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला गिलगिट बाल्टिस्तान भी सुलग रहा है। यह हिस्सा भी बारूद के ढेर पर है। पाकिस्तान के खिलाफ वहां भारी गुस्सा, जिसकी जड़ में है सिंधु नदी पर बनने वाला वो बांध जिसका करता धरता चीन है। पाकिस्तान हर तरफ से घिर रहा है, हर तरफ से। 7 दिन से पाकिस्तान के इस अवैध हिस्से में आग लगी हुई। आग बबूला लोग सड़कों पर है, दिन रात नारेबाजी हो रही है। चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान बांध बना रहा है, लेकिन लोग अपना हक मारे जाने से नाराज हैं। उन्होंने गिलगिट बाल्टिस्तान को खैबर पख्तूनवा से जोड़ने वाले काराकोरम हाईवे को ब्लॉक कर दिया है। एक हफ्ते से इस हाईवे का एक हिस्सा बंद है। सैकड़ों ट्रक और यात्री वाहन सड़क पर फंसे, जिससे दवाइयों और खाने पीने की चीजों की किल्लत हो गई। आंदोलन कर रहे लोगों का आरोप है कि डैम के लिए जमीन तो ली गई, लेकिन मुआवजा नहीं मिला। हालांकि सरकार की दलील है कि कुछ कानूनी औपचारिकताओं की वजह से रकम पेंडिंग है। यानी एक तरह से डैम के लिए पाकिस्तान ने पहले जमीन पर कब्जा किया और अब पैसे नहीं दे रहा, जिससे लोगों के सब्र का बांध टूट गया है और ये उग्र प्रदर्शन एक बड़े संकट का आगाज है। जाहिर है पाकिस्तान की महत्वाकांक्षी जल विद्युत परियोजना डायमर भाषा बांध के लिए बहुत बड़ा खतरा है। डायमर भाषा डैम करीब 272 मीटर ऊंचा है। निर्माण के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा आरसीसी यानी रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट डैम होगा। इसमें 8.1 मिलियन एकड़ फुट पानी स्टोर किया जा सकेगा। इसके अलावा 4500 मेगावाट की क्षमता से हर साल 18 अरब यूनिट बिजली पैदा होगी। यह डैम सिंधु नदी के प्रवाह को नियंत्रित करके बाढ़ से भी बचाएगा। कर्ज पर जीने वाला पाकिस्तान में बिजली की कमी एक गंभीर समस्या है। उसके लिए प्रोजेक्ट गेम चेंजर माना जा रहा है। इस बांध को बनाने में पूरा पैसा चीन का है, इसीलिए बिजली से होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा चीन के खाते में जाएगा। वैसे भी गिलगिट बाल्टिस्तान में पहले से चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ का विरोध होता रहा। लोग महंगाई और टैक्स से परेशान हैं। ऐसे में डैम निर्माण के बदले जब मुआवजा नहीं मिला तो स्थिति विस्फोटक हो गई। सबके बीच में अब देखिए एक और कहानी, पाकिस्तान के गिरने की एक और कहानी, और ये कहानी और ज्यादा खतरनाक है। टीटीपी, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, उसने भी पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। सिर्फ बलोच आर्मी नहीं, बल्कि टीटीपी के लड़ाके भी आए दिन पाकिस्तानी सैनिकों को संहार कर रहे हैं। पाकिस्तान ना तो बलूचों से निपट पा रहा है और ना ही टीटीपी के लड़ाकों से। अब उसे टीटीपी पर हमला करने के लिए भी अमेरिका की शरण में जाना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान टीटीपी के ठिकानों पर बड़ा हमला करने वाला है और इसके लिए शाहबाज को ट्रंप की याद आ रही है। खबर है कि 25 सितंबर को शाहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो सकती है। सूत्रों के अनुसार शाहबाज इस मुलाकात में ट्रंप से कुछ और पैसों के अलावा टीटीपी के ठिकानों का सैटेलाइट डेटा मांग सकते हैं, जिससे वो उससे निपट सके। शाहबाज की ट्रंप से मिलने की बड़ी वजह भी समझिए। दरअसल टीटीपी ने पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान को दहला दिया। आए दिन उसके हमलों में पाकिस्तानी सैनिक मारे जा रहे हैं। पिछले हफ्ते ही टीटीपी ने अटैक कर एक साथ 50 पाकिस्तानी सैनिकों की जान ले ली थी। अब पाकिस्तान ने टीटीपी से बदला लेने की तैयारी कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने टीटीपी पर बड़ा हमला करने का प्लान बनाया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में टीटीपी के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर सकता है। शाहबाज की हाई लेवल मीटिंग में डूरन लाइन पार कर अटैक का फैसला हुआ है। इस बैठक में असीम मुनीर के साथ कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। अब सूत्रों का दावा है कि 25 सितंबर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में यूएनजीए की मीटिंग से अलग ट्रंप और शाहबाज की मुलाकात हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में शाहबाज और मुनीर पाकिस्तान में आई बाढ़ के बहाने ट्रंप से कुछ और धनराशि मांग सकते हैं, ताकि वो अपने आतंकी एजेंडे को आगे बढ़ा सके। और गौर करने वाली बात यह है कि उसके नेता अपने देश पर कम ध्यान दे रहे हैं, बल्कि दूसरे देशों में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। कल ही शाहबाज कतर का दौरा कर लौटे, अब अमेरिका जाने की तैयारी हो रही है। आप भी देखिए पाकिस्तान कैसे अमेरिका का पिछलग्गू बना हुआ। जून में असीम मुनीर ने वॉशिंगटन में ट्रंप से मुलाकात की। अगस्त में मुनीर ने जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ डैन केन से मुलाकात की। 14 सितंबर को विदेश मंत्री शाकडार ने मार्को रूबियो से फोन पर बात की। जुलाई में शाकडार की मार्को रूबियो से मुलाकात भी हुई है। इस मुलाकात के बाद अमेरिका पाकिस्तान में एक ट्रेड डील हुई है। इसी महीने की शुरुआत में पाकिस्तान को अमेरिका से $500 मिलियन मिले। अब शाहबाज ट्रंप से मिलने का प्लान बना रहे हैं। उनकी पक्की कोशिश होगी कि झूठ बोलकर कम से कम $500 मिलियन और ले लिए जाए, ताकि वो टीटीपी का मुकाबला कर सके। इन सभी चुनौतियों के बीच शाहबाज ट्रंप से मिलने वाले हैं। तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी चीन के दौरे पर, वो 10 दिन के चीन के दौरे पर गए। उनके साथ बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी और बेटी आसिफा भुट्टो जरदारी भी है। चीन दौरे के समय जरदारी ने एक गुप्त सैन्य परिसर का दौरा भी किया। चीन में उन्होंने एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना का दौरा किया, जहां उन्हें सैन्य उपकरणों के बारे में जानकारी दी गई। चीन में आसिफ अली जरदारी J-10C फाइटर जेट फैक्ट्री देखने भी गए और उन्होंने चाइनीज फाइटर प्लेन्स की बड़ी जमकर तारीफ की है। कहा है कि वो उनकी बैकबोन है। फिक्र में कल हमने आपको बताया था कि इजराइल के हमलों के खिलाफ कतर में तमाम मुस्लिम देशों ने बड़ी बैठक की है, जिसमें इस्लामिक आर्मी बनाने की बात कही गई है। अब एक कदम आगे बढ़ाते हुए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने सभी मुस्लिम देशों के सामने इस्लामिक नेटो बनाने का प्रस्ताव रखा है। एक ऐसा संगठन जो न सिर्फ एक दूसरे की मदद करेगा, बल्कि दुश्मन के खिलाफ एकजुट होकर हमला भी कर सकेगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि इस्लामिक नेटो का स्वरूप क्या होगा। इस स्वरूप के समझने के लिए आपको इन 57 मुस्लिम देशों की साझा ताकत को समझना होगा। दरअसल दुनिया के 57 मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ इस संगठन को बनाने पर विचार कर रहे हैं। अगर इन सभी देशों की जनसंख्या मिलाकर देखी जाए तो 2 अरब 10 करोड़ आबादी होती है। वहीं इन सभी देशों की जीडीपी करीब $9 ट्रिलियन और इस्लामिक आर्मी बनाने का सपना देख रहे मुस्लिम देशों का रक्षा बजट भी करीब $232 बिलियन के करीब। अगर इन सभी देशों की सेनाओं को मिला दिया जाए तो 1 करोड़ 70 लाख सैनिकों की फौज खड़ी हो जाएगी। तो अगर 57 मुस्लिम देश मिलकर इस्लामिक नेटो बना लेते हैं तो वो आंकड़ों के हिसाब से इजराइल से ताकतवर नजर आते हैं। लेकिन जरा फोकस करते हैं उन देशों पर जिन्हें इस वक्त इजराइल से सबसे बड़ा खतरा महसूस हो रहा है, यानी अरब देश। अरब लीग में खाड़ी के 22 देश शामिल और फिलहाल ये सभी देश इजराइल के बढ़ते प्रभाव को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित हैं। इन देशों की जनसंख्या 47 करोड़ है, जबकि इजराइल की आबादी 95 लाख है। अरब देशों की जीडीपी $3.5 ट्रिलियन है, जबकि इजराइल की जीडीपी $574 बिलियन। रक्षा बजट की बात करें तो अरब लीग के 22 देश का कुल रक्षा बजट $165 बिलियन है, जबकि अकेले इजराइल का रक्षा बजट $46.5 बिलियन है। वहीं सैनिकों की संख्या के मामले में अरब देश भारी नजर आते हैं। इनके सैनिकों की संख्या 25 लाख है, जबकि इजराइल के पास 1,70,000 सैनिक है। अब तक के आंकड़ों को देखकर आपको लग रहा होगा कि अरब देश इजराइल से ज्यादा ताकतवर, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग है। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताया, इजिप्ट के एक राष्ट्रपति हुआ करते थे जिनको गद्दाफी फॉलो करता था, नासर। उन्होंने भी कुछ ऐसे ही संगठन की बात की थी। आपको याद होगा ओटोमन एम्पायर और उसका डिक्लाइन, तब भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। आपको याद होगा गद्दाफी जिसने लीबिया का राष्ट्रपति, जिसने कहा था कि हमें एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए।
कहा यह जाता है, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जितना भी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है वो कभी भी ऐसा संगठन बनने ही नहीं देगा, क्योंकि इससे उसका अपना इंटरेस्ट डिफीट हो जाता है। आंकड़ों में भले ही इजराइल छोटा दिखे, लेकिन उसकी रणनीतिक और आक्रामक जो स्ट्रैटेजी रही है, उसके आगे अरब देशों का टिकना मुश्किल है, ऐसा कहा जाता है। अपने इसी मंसूबे की बदौलत सारी चेतावनियों को दरकिनार करते हुए उसने सीधे कतर की राजधानी दोहा पर हमला कर दिया। अब सवाल है कि आखिर ऐसी कौन सी ताकत है जो इजराइल को इतना आत्मविश्वास देती है, तो वो समझिए, क्योंकि अभी अभी नेतन्याहू ने कहा है कि वो आगे भी हमास के लीडर्स को मारने के लिए किसी दूसरे मुल्क में हमला करने के बारे में नहीं सोचेंगे। देखिए, अरब लीग के 22 देशों के पास कुल 2500 फाइटर जेट है, जबकि इजराइल के पास 600 फाइटर जेट है। अरब देशों के पास 500 नेवी वॉरशिप हैं, जबकि इजराइल के पास 60 जंगी जहाज हैं। अमेरिका की मदद से अरब देशों के पास पेट्रियट थर्ड और S-300 एयर डिफेंस सिस्टम है, जबकि इजराइल आयरन डोम और एरो 3 से लैस है। अब सबसे अहम बात, किसी भी अरब देश के पास परमाणु हथियार नहीं है, जबकि सीपरी की रिपोर्ट बताती है इजराइल के पास 90 परमाणु हथियार हैं, और यही परमाणु हथियार इजराइल के तमाम इस्लामिक देशों से ज्यादा ताकतवर बनाते हैं। हालांकि सभी इस्लामिक देशों का एक साथ आना इतना आसान नहीं है, उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती इस्लामिक देशों में ताकत और प्रभाव की आपसी जंग। हर देश खुद को लीडर मानता है, कोई किसी के नेतृत्व में नहीं आना चाहता है। दूसरा चुनौती है सऊदी अरब और ईरान में मतभेद। तीसरी चुनौती है शिया और सुन्नी की लड़ाई। चौथी चुनौती है पिछले कुछ वर्षों में इजराइल के साथ कुछ मुस्लिम देशों के संबंध अच्छे हुए हैं। UAE, बहरीन, मोरक्को जैसे देशों ने इजराइल से हाथ मिला लिया है, तो क्या वो इजराइल से रिश्तों को तोड़ देंगे? और पांचवी चुनौती है कि कई अरब देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर है और इजराइल को अमेरिका का खुला समर्थन हासिल है। सोचिए जरा, जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो उसके फाइटर प्लेन्स कितने अरब देशों को क्रॉस करके गए? किसी ने नहीं रोका। सोचिए, मौजूदा हालात को देखकर यही लग रहा है कि फिलहाल इस्लामिक नेटो सिर्फ एक विचार, जिसकी जमीन अभी बहुत कमजोर है। कागज पर मुस्लिम देशों की संख्या, आबादी और सेना बड़ी दिखती है, लेकिन जमीनी हकीकत में उन्हें जोड़ने वाला कोई भी फिलहाल कड़ी दूर दूर तक नहीं दिखती। यही वजह है कि रणनीति के इस खेल में इजराइल फिलहाल आगे है, और उससे भी बड़ी बात, इजराइल को कुछ भी खोने का डर नहीं है, इनको बहुत कुछ खोने का डर है। पश्चिम एशिया में अरब बनाम इजराइल का खतरा है, तो उधर अमेरिका और वेनेजुएला के बीच भी जंग जैसे माहौल दिखाई दे रहे हैं। अब ये एक ऐसा वॉर फ्रंट है जो सबसे ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि हर कोई सवाल कर रहा है कि जिस तरीके से इराक पर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को लेकर अमेरिका ने हमला किया और उसके बाद कुछ भी नहीं मिला, ऐसे ही ड्रग्स के नाम पर वेनेजुएला पर हमला किया जा सकता है, और वहां पर क्या मिलेगा, ये सोचने वाली बात है। कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं दोनों देशों के बीच कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है, यानी अमेरिका और वेनेजुएला, क्योंकि अमेरिका ने सीधे ड्रग तस्करों को टारगेट करना शुरू कर दिया। 2 हफ्ते में दूसरी बार जब वेनेजुएला की बोट पर अमेरिका ने हमला किया, बल्कि कल तो वेनेजुएला ने एक वीडियो रिलीज किया था कि कैसे उनके जो मछुआरे हैं उनके ऊपर अमेरिकन जो मरीन्स हैं उन्होंने अटैक किया, बल्कि उनकी बोट पर चढ़े, ऐसी रिपोर्ट किया गया। ऐसा वेनेजुएला के पास अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नशीले पदार्थ से भरे एक बोट पर स्ट्राइक की गई। इसमें 3 लोगों के मारे जाने का दावा है। अमेरिकी हमले में बोट धमाके के साथ उड़ गई। काफी देर तक आग की लपटें उठती देखी गई हैं। खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक का यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। उन्होंने इन तस्करों को नार्को टेररिस्ट बताया। ट्रंप ने लिखा, मेरे आदेश पर अमेरिकी सेना ने ड्रग तस्करी करने वाले कार्टेल और नार्को टेररिस्ट पर स्ट्राइक की है। स्ट्राइक तब हुई है जब ये लोग वेनेजुएला से नशीले पदार्थ अमेरिका की ओर ले जा रहे थे। उन्होंने कहा कि ड्रग कार्टेल अमेरिकी सुरक्षा, विदेश नीति और हितों के लिए बड़ा खतरा है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि नशीले पदार्थ के चलते लाखों अमेरिकी नागरिक मारे गए, अब और नहीं। 2 हफ्ते पहले भी अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के कुख्यात अरागुआ गैंग से जुड़े 11 लोगों को मार गिराया था। अरागुआ ड्रग कार्टेल की बोट तबाह की थी, और आज दूसरी बार वेनेजुएला को चोट दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संकेत साफ है कि वो ड्रग्स और इसकी तस्करी का सफाया करके रहेंगे। लेकिन एक सवाल कई एक्सपर्ट्स पूछ रहे हैं, अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, लास वेगस के अंदर जो बड़ा बड़ा ड्रग माफिया काम करता है सालों से, जिनकी पुश्तें इसमें लगी हैं, उनको कब अरेस्ट करेंगे ट्रंप?
इस सब के बीच में आपको बता दें, ड्रग कार्टेल पर अमेरिकी एक्शन से वेनेजुएला भड़का हुआ है। 3 सितंबर का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि एक और हमले से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो गुस्से में। अमेरिका से बड़ी जंग की तैयारी है, नागरिकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। मादुरो ने ट्रंप को वार्निंग दी है, कहा है कि अमेरिका के हमलों का विनाशक जवाब दिया जाएगा। वेनेजुएला कभी किसी का उपनिवेश नहीं बनेगा। मादुरो ने इल्जाम लगाया कि हमले ड्रग कार्टेल के लिए नहीं, सत्ता परिवर्तन के लिए हो रहे हैं, क्योंकि ट्रंप वेनेजुएला में कठपुतली सरकार चाहते हैं। मादुरो के मुताबिक अमेरिका सबसे बड़े तेल भंडार पर नियंत्रण चाहता है ताकि ओपेक देशों पर दबाव बनाया जा सके। यानी वेनेजुएला के हिसाब से यह लड़ाई ड्रग्स और ड्रग तस्करों के खिलाफ नहीं, बल्कि तेल के लिए है, जिसमें अमेरिका शुद्ध रूप से अपना फायदा देख रहा है। रूस के खिलाफ नेटो की बड़ी प्लानिंग के बीच पिछले 24 घंटों में रूस ने बारूदी प्रहार से यूक्रेन को डरा दिया है। इस वीडियो को आप देखेंगे, आप समझ जाएंगे कि आखिर पुतिन इस वक्त कितना गुस्से में। ये तस्वीरें देखें, खार्किव की हैं। ये वही जगह है जहां से रशिया के ऊपर अटैक किए जाते हैं। अब से कुछ घंटे पहले रूस ने खार्किव में ड्रोन अटैक किया है, बल्कि ये एक मिसाइल अटैक है, एक बैलिस्टिक मिसाइल अटैक है। रूस ने नेशनल फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग को जला दिया। हमले का जो वीडियो आप देख रहे हैं वो प्रोसिक्यूटर्स ने जारी किया है। इस भीषण धमाके के बाद बिल्डिंग के चीथड़े उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन के कई ठिकानों पर बारूदी बारिश की है। आखिर पिछले 24 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है, इस रिपोर्ट में देखिए। एक साथ 3 धमाके और पूरा इलाका थर्रा गया। बारूदी प्रहार क्या होता है, रूस ने इस विध्वंसक अटैक से यूक्रेन को समझा दिया। रूस ने पूर्वी यूक्रेन में भीषण बमबारी की। रूस के फाइटर जेट्स ने फैब बमों से हमला कर बॉर्डर के पास यूक्रेन के अस्थायी बेस को उड़ा दिया। रात के अंधेरे में ऐसा धमाका हुआ जिससे यहां की जमीन दहल गई। रूस ने Su-34 फाइटर जेट से यूक्रेन के वोल्चांस्क में भीषण बमबारी की। यहां एक कब्रिस्तान में यूक्रेनी सैनिक छिपे हुए थे, लेकिन रूस ने प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल से यूक्रेनी सैनिकों की कब्र बिछा दी। इस तरह रूस ने एक एक कर कई हमलों से यूक्रेन को दहलाया है। अब पुतिन के गुस्से का एक और ट्रेलर देखिए। रूस ने नेटो को न्यूक्लियर धमकी भी दी है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। नेटो बॉर्डर के नजदीक रूस का न्यूक्लियर बॉम्बर उड़ता दिखाई दिया। बैरेंट्स सागर में रूस के Tu-22 M3 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। सवाल उठते हैं, आखिर पुतिन इतना गुस्से में क्यों है? उसकी वजह भी जान लीजिए। इन बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स को देखिए। रूसी ट्रेन के साथ ये हादसा रूस के बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग के पास हुआ। यहाँ 15 फ्यूल टैंक वाली ट्रेन पटरी से उतर गई। रूस ने यूक्रेन की खुफिया एजेंसी पर इस ट्रेन को डीरेल करने की साजिश का आरोप लगाया है। पुतिन के गुस्से की एक और वजह है यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाने की तैयारी। सूत्रों का दावा है कि नेटो यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित कर सकता है। रूस के ड्रोन हमलों से बचने के लिए नेटो ये एक्शन ले सकता है। ऐसे में अगर रूस का कोई भी ड्रोन यूक्रेन के आसमान में दिखा तो आर्टिकल 5 एक्टिव हो जाएगा और सभी देश मिलकर रूस पर हमला कर देंगे। इन्हीं सब खबरों ने रूस को और भड़का दिया है। पुतिन के बेहद खास दिमित्री मेदवेदेव ने नेटो को वार्निंग दी। मेदवेदेव ने कहा कि एयर स्पेस बंद करने का सीधा मतलब है नेटो का रूस से युद्ध। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी नेटो को चेतावनी देते हुए कहा कि नेटो वास्तव में रूस के खिलाफ युद्ध में शामिल है। नेटो इस युद्ध में यूक्रेन को डायरेक्ट सैन्य मदद दे रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि अब रूस यूक्रेन युद्ध और भड़क सकता है, और अगर रूस के खिलाफ नेटो इस युद्ध में शामिल हो गया तो महाविनाश को रोकना किसी के बस की बात नहीं होगी। 9 बड़ी खबरें इस वक्त जो हमारे सामने आ रही हैं। पहली बड़ी खबर, एनआईए ने आज देश भर में 8 राज्यों में एक साथ बड़े पैमाने पर छापेमारी की है। कार्रवाई विजय नगरम ISIS केस से जुड़ी हुई है, जिसमें देश में दहशत फैलाने के लिए आईडी बनाने और युवाओं की ब्रेन वॉशिंग के बाद भर्ती करने की साजिश का खुलासा हुआ है। एनआईए की जांच में सामने आया है कि आरोपी इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, सिग्नल और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर का इस्तेमाल कर युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेल रहे थे। भारत 24 और 25 सितंबर को लंबी दूरी की मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। इसके लिए नोटैम जारी कर दिया गया है। यह परीक्षण अब्दुल कलाम आइलैंड से होगा। 24 सितंबर दोपहर 12:30 बजे से 25 सितंबर शाम 3:30 बजे तक बंगाल
की खाड़ी में और हिंद महासागर का एक बड़ा इलाका जो है नो फ्लाई जोन रहेगा। इस क्षेत्र की लंबाई लगभग 1430 किलोमीटर तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की है। इन याचिकाओं में धर्म परिवर्तन से संबंधित कानून पर रोक लगाने की मांग की गई है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और अन्य राज्यों से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 6 हफ्ते के बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज मंदिरों को मिले धन को सार्वजनिक या सरकारी धन मानने से इनकार करते हुए विवाह मंडप बनाने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच ने मंदिरों के पैसे से विवाह मंडप बनाने के सरकारी फैसले पर रोक लगाई थी, जिसके खिलाफ आज सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हो रही थी। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आज देश के अलग अलग हिस्सों में 4000 किलो से ज्यादा नशीले पदार्थों को नष्ट किया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और देश के अलग अलग राज्यों की पुलिस के समन्वय से यह कार्रवाई की गई है। इन नशीले पदार्थों की कीमत करीब 4794 करोड़ रुपए थी। अब अगले 15 दिनों में देश भर में 1 लाख किलो नशीले पदार्थ को नष्ट किया जाएगा। गोरखपुर में पशु तस्करों और ग्रामीणों की भिड़ंत में नीट की तैयारी कर रहे एक छात्र की जान चली गई है। पशु तस्करों ने छात्र की हत्या के बाद उसका शव 4 किलोमीटर दूर फेंक दिया। 4.5 घंटे बाद घर वालों को छात्र की खून से लथपथ लाश मिली। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने खूब हंगामा किया और पुलिस वालों पर पत्थर फेंके। इस मामले में सीएम योगी ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बुजुर्ग महिला पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में बीजेपी सांसद कंगना रनौत को फिर समन जारी किया गया है। ये समन भटिंडा की अदालत ने जारी किया है। 2021 में कंगना रनौत ने एक पोस्ट में महिला किसान महेंद्र कौर को 100 रुपए में धरने में शामिल होने वाली बताया था। इससे पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कंगना को इस मामले में राहत देने से इनकार कर दिया था। यूपी सरकार ने वाहन मालिकों को राहत देते हुए 5 वर्ष के सभी ई चालान माफ कर दिए। आंकड़ों के मुताबिक 2017 से 2021 के बीच 30,92,000 ई चालान बने थे। इनमें से 12,93,000 चालान लंबित थे। अब ये सभी चालान खुद खत्म हो जाएंगे। यूपी सरकार के इस फैसले के साथ ही फिटनेस परमिट, वाहन ट्रांसफर और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जैसी सेवाओं पर लगे अवरोध हट जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप से पीछे नहीं हटेगी। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को झटका देते हुए मैच रेफरी के खिलाफ कार्रवाई से इनकार कर दिया था, जिसके बाद पाक क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप के बाकी मैच न खेलने की धमकी दी थी। लेकिन अब पाकिस्तान अपने फैसले से पीछे हट गया। बाढ़, बारिश और बादल फटने से होने वाली तबाही की फाइल खोलते हैं। मॉनसून लौट रहा है और लौटते समय भी वो पहाड़ों पर रौद्र रूप दिखा रहा है। शिमला में लैंडस्लाइड हुई है, मंडी में बादल फटने से आफत मची, तो देहरादून में बादल फटने के बाद मंदिर, घर, दुकान सब जगह बर्बादी का मंजर दिखा। हम आपको सैलाब की इस सितम पर फिक्र बढ़ाने वाली ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। देहरादून में बादल फटने का ये मंजर सहस्त्रधारा का है। कालीघाट क्षेत्र में यह घटना सुबह करीब 5 बजे की है। यहां 2 से 3 बड़े होटल क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि एक मार्केट में बनी करीब 7 से 8 दुकानें गिर गई। इसके अलावा कई सड़कें भी बह गईं। यहां 2 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है। लेकिन सहस्त्रधारा के अलावा माल देवता इलाके की तस्वीरें भी परेशान करने वाली हैं। यहां सौंग नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। ब्रिज तोड़ते हुए नदी बेकाबू रफ्तार में बही। माल देवता में स्थित इस मंदिर का पहले और बाद का दृश्य देखिए। टपकेश्वर महादेव मंदिर सैलाब में आधा डूबा हुआ दिखा। बहुत डर लग रहा है, दोनों तरफ से बादल फटा हुआ, बीच में फंस गए हम। काली गाड़ी बादल फटा हुआ, साफ हो गया गांव में पुल पाल साफ। भैया पूरा मार्केट ही साफ हो गया, इधर का तो पूरा मार्केट साफ हो गया, पूरा ऊपर गांव वगैरह सारे पूरे 2 गांव पूरे दबे हुए हैं। जिस रिजॉर्ट पे मैं काम करता था सर, वो मेरे सामने ही नीचे से उखड़ के वो ले गया सर। देहरादून हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी पानी का कोहराम दिखा। नेशनल हाईवे का बड़ा हिस्सा पानी में बह गया। ये वीडियो फन वैली के पास डेंटल कॉलेज के करीब रिकॉर्ड हुआ। जबकि देहरादून की टोंस नदी में एक युवक बीच धारा में फंस गया।
वो जान बचाने के लिए बिजली के खंबे पर चढ़ा हुआ था। रेस्क्यू करके उसकी जान बचाई गई। टोंस ब्रिज को जो है अपना टोंस नदी का पुल वो बैठ गया, पूरा रास्ते बंद हो गए। हो गया काम पूरा मेन जो इतने सालों पुराना पुल था वो आज बैठ गया यहाँ पे। हालांकि इस सैलाब में फंसे कई लोगों की किस्मत अच्छी नहीं रही, जैसे कि ये वीडियो देखिए। खनन के लिए जा रहे मजदूर टोंस नदी की बाढ़ में बह गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मालदेवता क्षेत्र के केसरवाला में आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। एक जगह पर उन्हें जेसीबी पर चढ़कर घटनास्थल तक जाना पड़ा। 25-30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। 4 लोगों की मृत्यु की सूचना है। राहत बचाव दल लगभग सभी जगह काम कर रहे हैं। वर्तमान में कोई भी कहीं फंसा हुआ नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी से उत्तराखंड के बिगड़ते हालातों पर विस्तृत बात की। सीएम ने उन्हें पूरी जानकारी दी। केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया गया, लेकिन उत्तराखंड की तरह तबाही का मंजर हिमाचल में भी दिखा। मंडी में सोमवार रात बारिश का ऐसा ब्रेक फेल हुआ कि तबाही मच गई। इस बार तबाही का केंद्र धर्मपुर बाजार बना, जहां से होकर बहने वाली सोन खड्ड ने इतना विकराल रूप धारण किया कि बस स्टैंड पूरी तरह से जलमग्न हो गया। निगम की 20 बसें पानी में डूब गईं और कुछ बसें पानी के बहाव के साथ बहती चली गईं। मंडी में इस तबाही के कारण कई दुकानें और घर भी चपेट में आए हैं। यहां 3 लोगों की मौत की खबर भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बिहार की सियासी हलचल को तेजस्वी यादव ने आज और हवा दे दी है। वो आज से बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। यहाँ उन्होंने हमारे सहयोगी आकाश वत्स से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस बातचीत के दौरान तेजस्वी ने पहली बार हमारे चैनल पर आरजेडी और महागठबंधन की सीटों को लेकर एक बड़ा दावा किया है। कहा है कि इस चुनाव में आरजेडी को 100 सीटें और महागठबंधन को 170 से 180 सीटें आ सकती हैं। तेजस्वी ने पहली बार ऐसा कोई दावा पेश किया है और वो भी TV9 भारतवर्ष पर। एक बार उनका ये दावा सुन लेते हैं, फिर उनकी अधिकार यात्रा पर बात को आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा कुछ दिन पहले ही खत्म हुई, जिसमें उनके साथ तेजस्वी यादव कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। उस यात्रा के सिर्फ 15 दिन बाद आज से तेजस्वी यादव फिर यात्रा शुरू कर चुके हैं। फर्क बस इतना है कि उनके साथ राहुल गांधी नहीं है। तो सवाल है कि तेजस्वी को कांग्रेस से अलग एक यात्रा क्यों निकालनी पड़ी। आरजेडी का दावा है कि वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार के बड़े हिस्से को कवर किया, लेकिन कुछ जिले बच गए थे, इसीलिए नई यात्रा शुरू हुई है। अगर दोनों यात्राओं में फर्क देखें तो राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा में राज्य के 20 जिलों में 1300 किलोमीटर कवर किया। इसमें 15 दिनों का वक्त लगा। तेजस्वी यादव की ये यात्रा 10 जिलों को कवर करेगी। इसमें करीब 300 से 400 किलोमीटर की दूरी तय होगी और ये 5 दिनों तक चलेगी। ये यात्रा उन जिलों से गुजरेगी जहां बीजेपी और जेडीयू काफी मजबूत है। हालांकि तेजस्वी की इस यात्रा में सीएम उम्मीदवार के रूप में उनके नाम का ऐलान नहीं होना भी चर्चा का विषय है। सवाल यह भी हो रहा है कि जब तेजस्वी खुलकर पीएम पद के लिए राहुल गांधी का समर्थन करते हैं तो कांग्रेस उनका नाम लेने से परहेज क्यों कर रही है। ये और बात है कि तेजस्वी खुद हर रैली में अपनी तरफ से ये टॉस कर रहे हैं कि अगला सीएम वही बनेंगे। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले, पूरे परिवार के साथ निकले और अच्छी बात होगी। देखें, लालू यादव को दिखाएं जो विकास किसको कहते हैं। वो एक प्रतिपक्ष के नेता भी हैं, आरजेडी के नेता हैं, भावी मुख्यमंत्री हैं, ये तमाम चीज़ें हैं, तो उनको तो सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आशय सिर्फ एक है, बिहार में बदलाव बिहार के मुद्दे पे होगा। बिहार बदलाव की कगार पे है और उस कगार को मैं समझता हूँ कारगर बनाने के लिए ये यात्रा। ये कितना भी प्रयास कर लें बिहार की जनता को गुमराह करने का, ये कर नहीं पाएंगे। जनता हमारे साथ खड़ी है। अब उन लोगों की बातों में फंसने वाली जनता नहीं। देखिए, तेजस्वी भले ही खुद को सीएम चेहरा बता रहे हो, लेकिन महागठबंधन में अब तक ना तो उनके नाम पर एक राय है और ना ही सीट बंटवारे पर कोई सहमति बन पाई है।
बिहार के कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावेरू के एक बयान के बाद महागठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा सिरदर्द बनकर उभरा है। कृष्णा अल्लावेरू राहुल गांधी के खास हैं और उनका ये बयान वोटर अधिकार यात्रा के बाद आया है। कृष्णा अल्लावेरू का कहना है कि सीट बंटवारे में अच्छी और बुरी सीटों का संतुलन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी दल को सभी अच्छी सीटें मिल जाएं और किसी दल को खराब। वो ये भी कह रहे हैं कि गठबंधन में आने वाले नए दलों के लिए पुराने सहयोगियों को थोड़ा समझौता करना पड़ सकता है। यानी राहुल गांधी के करीबी ने दो स्पष्ट संकेत दिए हैं। पहला ये कि ऐसी सीटें जहां जीत की संभावना ज्यादा है वो एक तरफा किसी दल को नहीं मिलेंगी। दूसरा ये कि अगर नई पार्टी गठबंधन में आती है तो सबको अपने कोटे से सीट देनी होगी, अकेले कांग्रेस सीटों की कुर्बानी नहीं देगी। पिछली बार 70 सीटें लड़कर महज 19 जीतने वाली कांग्रेस को एहसास है कि वीआईपी पार्टी और एलजेपी गठबंधन में नए जुड़े हैं। वहीं आरजेडी और लेफ्ट की जीत का स्ट्राइक रेट उससे बेहतर है। ऐसे में उसे पिछली बार की तुलना में कम सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। इसीलिए उसने सिर्फ हराने वाली सीटें लेने से इनकार करते हुए जिताऊ सीटों की मांग मीडिया के जरिए कर दी। कांग्रेस का मानना है कि पिछली बार उसे मिली 70 सीटों में से ज्यादातर कमजोर और हारने वाली सीटें थीं, इसीलिए महज 19 ही जीत पाई। कृष्णा अल्लावेरू के बयान के बाद गठबंधन के बाकी दल भी खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। महागठबंधन से नए जुड़े मुकेश सहनी ने 60 सीटें लड़ने का ऐलान किया है, जबकि सूत्रों के मुताबिक लेफ्ट के दल 43 सीटें मांग रहे हैं। हेमंत सोरेन की जेएमएम 12 सीटों पर दावा ठोक रही है। वहीं पशुपति पारस की एलजेपी 6 सीटें मांग रही है, यानी 121 सीटें सिर्फ ये दल मांग रहे हैं। इस हिसाब से कांग्रेस और आरजेडी के लिए 122 सीटें ही बचती हैं। सवाल है कि क्या गठबंधन के ये दो बड़े दल सिर्फ इतनी सीटों से अपना काम चला पाएंगे? प्रचार प्रसार और संयुक्त मैनिफेस्टो से पहले महागठबंधन में सीटों का बंटवारा सबसे बड़ी मुश्किल बनकर सामने आया। हर प्रदेश में अच्छे सीट होते हैं, खराब सीट होते हैं, और हमारा मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी दल को सब अच्छे सीट मिल रहे हैं और किसी दल को खराब सीट मिल रहे हैं। सीटों के बंटवारा में अच्छे और बुरे सीट का संतुलन होना चाहिए। कि हम चाहते हैं कि हमारा इस सरकार में यह रोल हो। अगर सरकार बने तो निश्चित तौर पर एक मल्लाह का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा जो कर्पूरी ठाकुर जी के विचार को लेकर चलता हो और राज्य में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। और हमारा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर लड़े। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि वीआईपी पार्टी आने वाला समय में गठबंधन में रहकर 60 सीट पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। और एक बात और हमने कहा, सीट मायने नहीं रखता है, 2, 4, 5 कम ज़्यादा होगा, उसके लिए कोई एतराज़ नहीं है। हम मजबूती से महागठबंधन में है और अपनी सरकार बनाएंगे। महागठबंधन का अपडेट आपको मिल चुका है। अब एनडीए की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे हिस्से में बीजेपी की तैयारी देख लेते हैं। हमारे संवाददाता अमोद राय को सूत्रों से पता चला है कि बिहार में बीजेपी बड़े स्तर पर उम्मीदवार बदलने की तैयारी में है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस बार करीब 15 से 20 सिटिंग विधायकों का टिकट काटा जा सकता है। साथ ही 2020 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना कर चुके लगभग 13 उम्मीदवारों को भी मौका नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर इस बार करीब 30 से 35% सीटों पर नए चेहरों को उतारा जा सकता है। बीजेपी ने नए, साफ सुथरे और युवा उम्मीदवारों के सहारे एंटी इनकम्बेंसी को कम करने की रणनीति बनाई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार पार्टी ने टिकट कटौती के लिए कई मापदंड तय किए हैं। बीजेपी के 6 मौजूदा विधायक ऐसे हैं जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है। 2020 में 6 सीटों पर जीत हार का अंतर 3000 वोटों से भी कम रहा है, जबकि 8 सीटों पर यह अंतर 2000 वोट से नीचे था। वहीं 13 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार 11000 से अधिक वोटों से हार गए थे। ऐसे मामलों में बदलाव लगभग तय माना जा रहा है। सूत्रों से जानकारी है कि बीजेपी में प्रत्याशी चयन सतर्कता के साथ की जा रही है। हर विधानसभा सीट से करीब 4 से 5 संभावित नाम मंगवाए जा रहे हैं। इन नामों पर राज्य की चुनाव समिति चर्चा करेगी। अंतिम रूप से 2 से 3 नामों का विकल्प दिल्ली में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा जाएगा। उम्मीदवार तय करने से पहले संगठन, सर्वे रिपोर्ट, जिला अध्यक्षों का फीडबैक और पिछले चुनावों के प्रदर्शन जैसे मानकों को तवज्जो देगा। बीजेपी संगठन के महत्वपूर्ण लोगों का मानना है कि उम्र, प्रदर्शन और सक्रियता जैसे मानकों पर ही टिकट का फैसला होगा। पार्टी की स्पष्ट सोच है कि जरूरत के हिसाब से प्रत्याशियों को बदला जाएगा, लेकिन सबके केंद्र में एक ही सोच है, जिताऊ उम्मीदवार का चयन। चुनावी तैयारियों और टिकट वितरण की रणनीति को लेकर शीर्ष स्तर पर मंथन शुरू हो चुका है।
शनिवार को पटना पहुंचे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोर कमेटी की बैठक में समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 और 27 सितंबर को पटना में बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। पार्टी ने बिहार को 5 जोन में बांटा गया है और इन्हीं बैठकों में प्रत्याशियों के नाम की चर्चा होगी। अब बात करते हैं भारत और अमेरिका के बीच चल रहे द्विपक्षीय व्यापार समझौते की। दोनों देशों के बीच साझा कारोबार को लेकर बातचीत फिर से शुरू हो गई है। आज दिल्ली में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत हुई है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ब्रैंडन लिंच और भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल ने किया। सूत्रों के मुताबिक आज की बैठक में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को नवंबर तक पूरा करने के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत हुई है। बैठक में प्राथमिक तौर पर किन मसलों पर चर्चा की जाए और उनकी क्या रूपरेखा होगी, इस पर भी विचार विमर्श हुआ है। द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर अब तक दोनों देशों के बीच 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। भारतीय अधिकारियों ने एक दिन पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि आज की बैठक छठे दौर की वार्ता नहीं है, बल्कि इस बैठक में उन मुद्दों पर चर्चा हुई है जो आने वाले समय में छठे दौर की वार्ता की राह तैयार करेंगे। सूत्र बताते हैं कि आज दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही, जिससे भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बात बनने के संकेत मिल रहे हैं।